नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। सनातन आखिर क्या है? ये बात अब से पहले घर घर में चर्चा का विषय नहीं थी, क्योंकि सभी जानते थे कि गीता में सनातन के बारे में क्या लिखा है। सनातन वो धर्म और सनातन की परिभाषा जो है अलग अलग तरीके से हालांकि की गई। कोई कहता है कि 90,000 साल पहले इसकी परिभाषा दी गई, इतना पुराना है जिसका ना आदि है ना अंत है, और इसके बारे में कभी इस तरह से विवाद पैदा करने की ना तो कोशिश थी और ना ही जरूरत थी। लेकिन राजनीति जो ना कराए वो कम है। 2024 के चुनाव सिर पर हैं और इसीलिए जो गठबंधन है INDIA यानी इंडी गठबंधन, उसकी तरफ से अब सनातन की अलग अलग हर रोज नई परिभाषा देने की कोशिश हो गई है। कोई डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है, कोई HIV से तुलना कर रहा है, कोई कह रहा है कि रामचरितमानस को तो फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, कोई तुलसीदास जी को फ्रॉड बता रहा है। ये सब जो नाम है ना, ये गठबंधन के अलग अलग नेताओं के। और आज जबकि एक तरफ गठबंधन कह रहा है कि हम बहुत बड़े सनातनी हैं, हमें उस पर गर्व है, लेकिन बिहार से आज एक बयान फिर आता है। वहां के शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि साइनाइड जो है, जो जहर है, वो है सनातन और इसीलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। तो ये जो लगातार 80% देश की आबादी को झुठलाते हुए कुछ वोट बैंक के लिए देश में सौहार्द को खत्म करना, खराब करना और नई नई परिभाषाएं गठित करने का जो एक खेल चल रहा है, जो एक पूरी तरह से प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश हो रही है, आज जरा उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफ अगर सवाल पूछे जाते हैं सनातन पर तो बॉयकॉट किया जाता है, लेकिन जबान जो है इन नेताओं की वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन जहरीले बयानों पर जिसकी वजह से आज फिर हमें इस मुद्दे पर डिबेट करनी पड़ रही है। या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए, या फिर डॉक्टर मिर्जा की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें निकाल। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो और उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो इनवा पर 10 करोड़। ये आपने पत्रकारों को तो बॉयकॉट कर दिया। ये जो चंद्रशेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस ये पोटेशियम साइनाइड है, ये जहर है, आप में हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या? जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बार बार इस तरीके से विवादित बयान आते हैं, पहली बात तो आपको छात्रों की चिंता नहीं। आप एक ऐसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जहां पे सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन बद से बदतर होती जा रही है, जहां पर भवन ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बेंचेस ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा शिक्षा मंत्री का ध्यान हर चीज़ पर रहता है। अगर ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने शुरू किया खत्म करने का, अब लालू यादव, नीतीश कुमार। चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बिहार जी ने जो बोला है, उनको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरु रख ले, रामायण की एक एक पंक्ति को पढ़ें, एक एक शब्द के भाव को जाने, तब रामायण महाभारत पर जिस पर भी आपत्तिजनक कोई शब्द बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, बोलें। तो कौन लोग हैं ये जो कि अब देश को पढ़ा रहे हैं कि आखिर सनातन क्या है, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन एक जहर है, और सनातन शब्द को लेकर ये जो आपत्तियां जताई जा रही हैं, अब जरा उसी पर चर्चा करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धनंजय गिरी जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ एडवोकेट
आदिल हसन जी भी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता है AIMIM के। हमारे साथ डॉक्टर अनिल चमड़िया जी भी जुड़ रहे हैं जो कि दलित चिंतक हैं। इसके अलावा एडवोकेट RR बाग जी स्टूडियो में मौजूद है जो कि BSP के नेता और प्रवक्ता हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं जरा शुरुआत आज करना चाहूंगी RR बाग जी आप ही से। ये जो मुद्दा गरमा रहा है, हर रोज एक नई परिभाषा देने की कोशिश हो रही है, आपकी नजर में सनातन की परिभाषा क्या है? मेरे नज़र में सनातन का जो शब्द है, जो उसका उच्चारण भगवान बुद्ध ने उसको उच्चारण किया था, और सनातन का मतलब है कि वो आदि अनादि काल से जिसका मूल भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, एक व्यापक प्रकृति के साथ उसका तुलना की जाती है। मगर जहां सनातन का जो राजनीतिक परिभाषा जो निकल के आ रही है हम लोगों के सामने, जहां से साउथ और नॉर्थ और खास करके ये जो INDIA बनाया गया है, बताइए मेरा देश का नाम है इंडिया। और दूसरी बात जो अपने आखिर में जो कहा कि सनातन के साथ कहीं ना कहीं रामचरितमानस का कोई चौपाई को लेकर या आपका गीता के लेकर पुराण को लेकर, मगर यहाँ पे और भी जो धर्म ग्रंथ है उसके ऊपर कोई बातचीत चर्चा वर्चा नहीं करता है। यहाँ पे कुरान है, झंडा बेचता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तमाम जो आपका विचार रखने का जो अधिकार संविधान ने देता है। साथ साथ जिस दिन में ये देश में संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद हम लोग सब समान हो गए, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा का सिद्धांत लागू हो गया। लेकिन उसके बाद भी 70 साल पे मैं वही शिक्षा मंत्री जी के पास आऊंगा कि अभी इतने दिन के बाद भी आप लोग, अगर पोटेशियम साइनाइड है भाई, अब इतने दिन तक जिंदा कैसे रहे? अगर वो वहां पे पोटेशियम के साथ आप तुलना कर रहे हैं तो आप जिंदा कैसे रहे? आपको वहां पे जो ड्रॉप आउट से स्टूडेंट्स का PhD में नाम नहीं लिखा पाते, स्कॉलरशिप इश्यू पे आपको कोई चिंता नहीं, हॉस्टल पे इसको चिंता नहीं। सबसे ज्यादा माइग्रेशन वहां पे अपने पिता माता के साथ लोग माइग्रेट करके, मैं कई सारे सैकड़ों लोगों को माइग्रेट जिनको रेस्क्यू कराया वेस्ट बंगाल और हरियाणा से खुद। तो आप इसके ऊपर आज जो जिस देश हम जो 2024 के इलेक्शन में जा रहे हैं, उससे पहले क्या गरीबी, भूखमरी, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, एम्प्लॉयमेंट, इस पे कोई मुद्दा नहीं है। घुमा फिरा के ये कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करने के, ध्रुवीकरण की बहुत बड़ी साजिश INDI के और जो NDA पक्ष है, ये दोनों एक ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत करना चाहते हैं। NDA पक्ष ने क्या कर दिया? बिल्कुल वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कानून बना के मेरे देश का नाम है इंडिया, आप कैसे दूसरा कोई नाम रख लेगा? हमारा पार्टी का यही स्टैंड है। एक सेकंड RR बाग जी, थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर हम इसको ठीक से बात करेंगे ना, जो आप कह रहे हैं इंडिया नाम रख लिया, वो इंडिया नाम नहीं है, वो इंडी अलायंस है। INDI इंडी और A का मतलब अलायंस। तो एक तो उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इंडिया नाम नहीं है, कैसे हो रहा है? उसका नाम इंडिया नहीं है, उसका नाम इंडिया नहीं है। आप जाइए किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए, कहेगा इंडिया ही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से बनाया जा रहा है ना नैरेटिव। हर जगह पे वही चीज है। अरे सर, नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, अगर आप भी उन्हीं की बातों में आ जाएंगे तो फिर आप में और उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? से ऊपर उठ के हमें रोजगार के ऊपर बात करना चाहिए, शिक्षा के ऊपर बात करना चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर बात करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक रिएक्शन अब जरा आदिल जी से लेना चाहूंगी। आदिल जी, जब ये पूरी डिबेट चल रही थी, आप लोग तो पार्ट भी नहीं है ना इंडिया अलायंस का, लेकिन ओवैसी साहब को बीच में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे ही दिया शेखावत जी के बयान के सामने पलटवार करते हुए। तो इस डिबेट में कूदने की जरूरत क्या थी? आप लोगों का क्या रोल है इस डिबेट से? भाई शेखावत जी भारत सरकार के मंत्री हैं और शेखावत जी संविधान पर शपथ लिए हैं। वो कोई छुटभैया नेता नहीं है, वो देश के केंद्र मंत्री हैं। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए। राजस्थान चुनाव के चलते आप किसी का चमड़ी छीन लीजिएगा, दमड़ी छीन को अधिकार नहीं। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, हम संविधान पर विश्वास करते हैं। जहां तक आपने चंद्रशेखर जी की बात की, तो चंद्रशेखर जी से ये सवाल पूरे मीडिया चैनल को करना चाहिए कि आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। बिहार में मगध यूनिवर्सिटी और जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसका सेशन ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल और 5 साल में हो रहा है। बच्चे को मार्कशीट सही टाइम पे नहीं मिल रहा है। अभी के पाठक साहब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए हैं, स्कूल की पोल खोल दी है। लगभग 60% स्कूल में टॉयलेट नहीं है, लड़कियों का टॉयलेट नहीं है और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मंत्री को मंत्री बनाया गया, शिक्षा मंत्री, लेकिन मीडिया चैनल से भी अनुरोध है कि उस पर बहस कराइए। आज के पाठक साहब पूरे बिहार में घूम रहे हैं और नीतीश सरकार ने जो भाजपा के साथ बाजाप्ते भाजपा के साथ थे, उस वक्त भाजपा ने कुछ नहीं कहा था, मंत्री बने थे। आज स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना
पैथेटिक है, इतना पुअर है, जो शर्म आती है पूरे देश के सामने कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुनः। उस वक्त भाजपा चुप रहेगी, भाजपा संजय निषाद पे कुछ नहीं बोलेगी, भाजपा नरेश अग्रवाल पे कुछ नहीं बोलेगी, भाजपा डीएमके के साथ अलायंस पे रहेगी। कल डीएमके के साथ जरूरत होगा फिर भाजपा उसके बाद चली जाएगी, कल किसी जदयू की जरूरत होगा भाजपा फिर उसके साथ चले जाएगी। भाजपा के बाद ना नैतिकता है ना सिद्धांत है। सत्ता के लिए किसी के पास भी जा सकते हैं, इनका चाल चरित्र है। संजय निषाद पे क्या एक्शन लिए पूछे, नरेश अग्रवाल को क्यों नहीं लिया? नरेश अग्रवाल ने क्या कहा था, कितनी आपत्ति जी ने बात कही थी, संजय निषाद पर क्या एक्शन हुआ? डीएमके के साथ करुणानिधि जी के साथ सरकार केंद्र में किसकी थी? यही भाजपा की थी ना। उस वक्त तो कुछ नहीं बोलेंगे, अभी सत्ता आएगी, अभी ममता बनर्जी के साथ और किसी के साथ भी ये जा सकते हैं। इनका चाल चरित्र ऐसा है और मंत्री को कभी ये शोभा नहीं देता है मंत्री ये बात बोलेंगे। मंत्री को संविधान पर शपथ किए, संविधान की बात कीजिए। ठीक है धनंजय कीरे जी, मैं पहले एक रिएक्शन इन दोनों ही बातों पर आपका लेना चाहूंगी, फिर मैं विजय जी और अनिल जी के पास जाऊंगी कि जब आपका हित होता है तो आप इन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन अब जबकि 24 का चुनाव है और ये मुद्दा इतना गर्मा गया है तो इनके खिलाफ में बात हो रही है। धनंजय जी नहीं, देखिए, न कोई रहा है न कोई रहेगा, सनातन रहा है सनातन रहेगा। सनातन जो है नूतन भी है, पुरातन भी है और इसलिए सनातन के साथ हम खड़े। हम डे वन से जिस स्टैंड पर हैं आज भी वही हैं और हमेशा वहीं रहेंगे। हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला। लेकिन जो बात चंद्रशेखर कह रहे हैं, मैं वही बात पलट के पूछता हूं इंडी गठबंधन से और इस देश के आम जनमानस से। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जहां थोड़ा सा 55 अच्छी चीजें हो, थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड हो, तो अगर इंडी गठबंधन में सारे लोग बहुत भी अच्छे हो, लेकिन जब उनके कुछ पोटेशियम साइनाइड के अंश उनके अंदर है, जिस मानस में कहीं जहर नहीं है, जहर उनके मन में है। और कौन सा जहर है, किसके है? स्टालिन को उठाकर देख लीजिए, ए राजा, डी राजा, प्रियांक खड़गे और चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश के एक पार्टी का महासचिव, ये सारे लोग जो जहर बो रहे हैं, तो क्या इनको समाज स्वीकार करेगा? नहीं। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। इस समय का सनातनी समाज सब कुछ देख रहा है और सब कुछ महसूस कर रहा है और समय आने पर इसका माकूल जवाब देगा। और मुझे खुशी है कि जो लोग 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते थे, वो संविधान की दुहाई देते फिर रहे हैं। ये पता चल रहा है कि आज कितना सशक्त शासन है और कानून का कैसा राज स्थापित हुआ है। ये इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की दुहाई देता है। और जो सनातन पर हमला कर रहे हैं, पहले तो उनके मां बाप को अफसोस हो रहा होगा क्यों इनका नाम चंद्रशेखर रखा। चंद्रशेखर का अर्थ साक्षात शिव होता है, लेकिन इनके शिव ने विष को धारण किया था। मंथन चाहे समाज का हो या संसार का हो, उसमें विष निकलता ही है। जब समुद्र का मंथन हुआ, भगवान शिव ने अपने गले में हलाहल को धारण किया, समाज को बचाया। आज जो विष निकल रहा है, भगवान शिव के वरदान प्राप्त, आशीर्वाद प्राप्त, सोमनाथ से विश्वनाथ और महाकाल के भक्त नरेंद्र मोदी उस विष को समाज के लिए नहीं फैलने देंगे। उस विष का, उस गरल का समन किया जाएगा और सनातनी समाज एक एक व्यक्ति खड़ा होकर समाज इसका समन करेगा और इसको समाप्त करेगा। ओके, रुकिए आदिल जी, आ रही हूँ। रुकिए जवाब देना चाहता हूँ। अरे सर रुकिए ना, चलिए जल्दी से 10 सेकंड में दीजिए जवाब। विजय जी के पास जाना है। इनसे पूछिए 15 मिनट वाला जो बार बार ये कैप्सूल बजाते हैं, कैसेट जलाते हैं, उसमें हाई कोर्ट से एक्यूटल मिल गया है। इनको जानकारी का अभाव है, जानकारी में पता कर ले। और तेलंगाना में, आंध्रा में बीजेपी 0 सीट पर है, 0 असेंबली में लाते हैं। इसलिए अभी हम सीट की बात नहीं करते हैं, हम समाज की चिंता करते हैं। सीट की चिंता नहीं करते हैं। हमारी चिंता के केंद्र में सीट नहीं है, हमारी चिंता के केंद्र में समाज है, सीट नहीं है। और अगर सरकार तुम्हारी, अखबार तुम्हारा है, तो झूठ को सच लिख दो। तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तेलंगाना में आपके गठबंधन की सरकार है। धनंजय जी और एक सेकंड, आदिल जी और धनंजय जी, एक तो इस शो में ना हम थोड़ा सा सार्थक बहस करना चाहते हैं, तो बीच बीच में किसी के नहीं बोलेंगे, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाकी भी मेहमान बैठे हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं, तो बीच में हम कूदेंगे तो किसी को समझ में नहीं आता। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं अनिल जी के पास जाऊं। विजय जी, मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आज जो बयान आया चंद्रशेखर जी का, उसमें उन्होंने जाति व्यवस्था, दलितों की हालत, महिलाओं की हालत और तमाम हालत को जोड़ दिया है अपने विरोध की वजह बताकर। तो अब एक तरीके से देश में अलग बहस चल रही है। पहले शुरुआत हुई सनातन से और अब वो आ गई है जाति पर। तो ये बिहार से ये जो चिंगारी आई है, ये कहीं सोची समझी रणनीति के तहत तो नहीं आई है, मैं ये समझना चाहती हूँ। सोची समझी रणनीति के बिना राजनेता कुछ करते ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया है, ऐसा नहीं है। वो लोग सोची समझी रणनीति के हिसाब से करते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि यदि डीएमके की बात करें तो वहां पर हो सकता है कि उनको कुछ फायदा हो। उत्तर भारत में या
व्यवस्था है, बिहार का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में यदि आप हिंदू और जाति को अलग अलग करेंगे तो उसका कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं। रामचरितमानस का जिक्र किया गया, तो रामचरितमानस के एक चौपाई को, एक दोहे को यदि आप किसी भी रेफरेंस से पढ़कर चला देंगे तो उसका कोई मायने नहीं। रामचरितमानस है क्या, उसको समग्र में देखिए। रामचरितमानस का जो हीरो है, मैं उनको भगवान के तौर पे भी नहीं कह रहा, हीरो है, नायक जो है उनकी कौन है, राम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे ताकतवर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कहा है तुलसी ने। लेकिन वो जब जाते हैं तो वो शबरी से मिलते हैं, वो जब नाव में जाते हैं तो केवट से मिलते हैं, वो युद्ध के लिए जाते हैं तो जामवंत से बात करते हैं, वो नल और नील से बात करते हैं, वो सुग्रीव से बात करते हैं, वो धर्म के रास्ते पर चलने वाले विभीषण से बात करते हैं। उसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि समाज की हर जाति, हर वर्ग को साथ लेकर चलना ही जीत है। राम तो चाह कर सकते थे ना, युद्ध अकेले भी कर सकते थे, लेकिन वो केवट के लिए जाते हैं, केवट के बिना वो नाव नदी पार नहीं करते हैं, शबरी के बिना नहीं चलते हैं, जामवंत के बिना नहीं चलते हैं, हनुमान के बिना युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, विभीषण के बिना युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो समग्र भाव है। अब उसमें कहां जाति भेद है, कहां महिला विरोध है, कहां क्या है, तो ये एक चौपाई को लेकर किसी भी चीज में कर देना समग्र भाव। सनातन भी समग्र है, आदि अनंत और ये सब तो ठीक है, लेकिन सनातन क्या है, सनातन समग्र है। वो केवल प्राणी मात्र की बात करता है, मतलब वो केवल मनुष्य की बात ही नहीं कर रहा, वो जो कुछ है, पशु है, पौधे हैं, पेड़ है, प्रकृति है, नदी है, नाले हैं, सूर्य है, चंद्रमा, सबकी बात कर रहा है। तो सनातन भी समग्र है। अब हम समग्र को एक एक चीज में करने पड़े, जैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा पोटेशियम साइनाइड की बात, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। उन्होंने कहा 56 भोग हैं। अब 56 भोग में किसी एक चीज में मान लीजिए नमक तेज हो गया, तो क्या आप 56 भोग को खराब बता देंगे? यदि किसी एक चौपाई को रेफरेंस में उनका विरोध भी है, तो क्या आप पूरे मानस को, पूरे हिंदू धर्म को, पूरे सनातन धर्म को उसके साथ जोड़ देंगे? तो समग्रता के बिना आप केवल अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ऐसा कर रहे हैं, और ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई फायदा देने वाला है। ओके, अनिल चौमड़िया जी, धर्म का जो पिछड़ा आदमी है वो तब भी उस समग्रता के साथ चल रहा है। इसीलिए विजय जी ने जो बात कही, अनिल जी, मैं जरा आपको डिबेट में लेकर आना चाहती हूँ। कई सारे अलग बयान है, ये तो एक चौपाई की बात है जिसका जिक्र पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, उसके बाद देश में किस तरह से बवाल हुआ वो भी हमने देखा, और उसके बाद से शांति उन्होंने कर दी कि नहीं ठीक है मेरा बयान जो भी था। लेकिन उसके बाद अगर आरजेडी की तरफ से ही एक और बयान आता है अब कि जितने भी तिलकधारी हैं वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनको देश से बाहर कर देना चाहिए, वो देश में आग लगा रहे हैं, हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई या नहीं हुई और कब हुई इसके बारे में वो कह रहे हैं हमें कोई ज्ञान नहीं है, जबकि क्रिश्चियनिटी के बारे में उनका कहना है उसके बारे में पता है, इस्लाम के बारे में पता है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो इस तरह के जो बयान है अनिल जी, इनके पीछे का औचित्य मैं आपसे समझना चाहूंगी। अनिल जी अनम्यूट कीजिए, आई थिंक आपका म्यूट हुआ है। म्यूट है जी, मेरी ओर से तो म्यूट है। जी 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 बोलिए। दरअसल देखिए, ये बहुत लंबी बहस आप कर रही हैं और ना ही इतना वक्त आप दे पाएंगी, और ना ही मुझे लगता है कि ये उचित प्लेटफॉर्म होगा कि 1 घंटे की डिबेट में इस पर बात कर ले। लेकिन संक्षेप में मैं इस पर बात रखता हूँ। पूरी 19वीं सदी का पूरा संघर्ष, सनातन बनाम आर्य समाज, सनातन बनाम ब्रह्मो समाज और वगैरह वगैरह, एक लंबी फहरिस्त है ये सनातन धर्म की जो पूरी व्यवस्था थी उसके खिलाफ आंदोलन की पूरी का पूरा काल रहा है। ये कोई नई घटना नहीं है। अगर कोई आज की बात कर रहा है कि 1947 और राजनीतिक पार्टियों के बनने के बाद के यह घटनाक्रम है, तो मुझे लगता है कि ये वो इतिहास को न समझने की जानबूझकर कोशिश कर रहा है या फिर वो अनजान है। 19वीं सदी का पूरा काल ऐसा ही है। उसके बाद का काल जो रहा है, और मैं तो कहूंगा कि जो 1947 के बाद के भी जो काल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में रामायण की प्रति जलाई गई है, आपको ये आश्चर्य होगा। और बिहार में जगदेव प्रसाद की कोई भी ऐसी सभा नहीं थी जिसमें कि रामायण की आलोचना नहीं की जाती थी। पेरियार ने सच्ची रामायण लिखी। ये एक पूरा घटनाक्रम है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो लड़ाई है वो एक राजनीतिक पार्टी बनाम दूसरी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है।
एक वर्चस्व है, उस वर्चस्व की जो अधीनता में है, जो महसूस करते हैं कि ये वर्चस्व जो है सांस्कृतिक वर्चस्व है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो वो उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि देखिए, अगर रामचरितमानस को लेकर आज चंद्रशेखर का बयान आया या किसी का भी बयान आता है, तो मैं ये नहीं समझता हूं कि ये समाज में कोई अच्छी डिबेट खड़ी कर पाएगा। आपको राजनीतिक लाभ हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर बात करनी है तो रामचरितमानस को लेकर एक मुकम्मल बहस की जानी चाहिए। ठीक है, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहस अगर करनी हो तो की जानी चाहिए कि भाई अगर इसमें खामियां हैं तो ये खामियां हैं। समाज का एक बड़ा हिस्सा सांस्कृतिक रूप से अपने को दमित महसूस करता है, अपने को पीड़ित महसूस करता है, स्त्रियां अपने को इससे नहीं जोड़ पाती हैं। तो मुझे लगता है कि इन बातों पर ध्यान देकर हम एक बहस कर सकते हैं और हमको बहस करना चाहिए। मैं एक मिनट अनिल जी, मैं विजय जी को फिर से एक बार इस डिबेट में आपके जवाब के लिए लाना चाहूंगी। विजय जी, जिसका जिक्र अनिल चमड़िया जी कह रहे हैं 1947 आजादी से पहले और उसके बाद तमाम उन्होंने उदाहरण देने की कोशिश की, लेकिन मेरा तो सवाल यहां पर, और मैं ये जानना भी चाहती हूं कि देश तो बहुत आगे निकल चुका है ना उस सब बहस से। क्या आज भी महिलाएं देश में पीड़ित महसूस कर रही हैं इस तरह से? मुझे नहीं लगता। या आज भी जो दलित हैं उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसको लेकर जिक्र करना चाहिए? क्या मंदिरों में अब दलित नहीं जाते हैं जिसको लेकर सवाल खड़े होते थे? विजय जी, तो ये बहस तो फिर अपने आप में ही अब खत्म सी हो जाती है। देखिए, ये ठीक बात है, और जो चमड़िया साहब भी कह रहे हैं कि सनातन का मतलब ही है, सनातन में जो चीज है आप सवाल खड़े नहीं कर सकते, लेकिन सवाल की भी मंशा क्या है? क्या आप सवाल से समाज को बांटना चाहते हैं? क्या आर्य समाज ने समाज को बांटने की कोशिश की? क्या दयानंद सरस्वती ने समाज को बांटने की कोशिश की? क्या विवेकानंद ने समाज को बांटने की कोशिश की? और फिर हम आगे आ गए, ये गंगा नदी में पानी बहुत आगे बह गया है, आप वहीं पर चल रहे हैं। अभी 1940 में 1930 में चल रहे हैं। हिंदुस्तान में आज कॉम्बैट ऑफिसर्स हमारी महिलाएं हैं, ठीक है। दलित जो है राष्ट्रपति हैं, और आज राष्ट्रपति नहीं हुए हैं, उससे पहले भी हो गए हैं, दलित राष्ट्रपति भी हो गए हैं। तमाम तरीके के लोग हैं। आज रिप्रेजेंटेशन हमारा ओबीसी का, दलित का, पिछड़ों का पॉलिटिक्स में और सभी क्षेत्रों में है। महिलाओं का जो भागीदारी है वो सब जगह पर है। आप बैठिए तो ये इस बात का उदाहरण ही है कि एक मजबूत एंकर यदि कहीं पर बैठे है और वो अपनी मजबूत तरीके से बात कर रही है, तो हिंदुस्तान में पानी बहुत बह गया है। अब आप वहीं पर खड़े हुए हैं, वहां से थोड़ा सा आगे निकलिए। ठीक है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में और सनातन की खासियत ये है कि वो सवाल के लिए आपको मौका देता है, लेकिन सवाल की मंशा जो है सवाल की हो और सुधार की हो, ये ज्यादा जरूरी चीज है। आप उसे बांटने के लिए काम में ले रहे हैं, आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए काम में ले रहे हैं, तो नहीं होगा। जिन लोगों ने भी बात की, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जितने लोग हैं उन्होंने समाज को सुधारने के लिए कोशिश की, और वो सब लोग सिर्फ दलित समाज से ही नहीं थे, वो अपर कास्ट के लोग भी थे, दूसरे समाज के लोग भी थे, सब लोगों ने कोशिश की, और ये सनातन की खासियत है। ठीक है, मैं आदिल जी आपके पास, धनंजय जी आपके पास, मैं आ रही हूँ कहूंगा, एक लाइन बस कहूंगा कि देखिए, जर्जर मकान की अगर ऊपर से पोताई करा देंगे आप, तो उसकी जर्जरता जो है वो नहीं छुप सकती है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। नहीं तो उसी का तो जवाब दिया ना विजय जी ने अभी, अनिल जी वही तो बात उन्होंने बताई। जर्जरता को छिपाने के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव, वही तो वो एग्जांपल देकर बता रहे हैं अनिल जी, आपने सुना नहीं होगा फिर। लेकिन घर में महिलाओं के साथ वही हो रहा है, दलितों के साथ वही हो रहा है। कौन से घरों की बात कर रहे हैं आप? कितने प्रतिशत घरों की बात कर रहे हैं अनिल चमड़िया जी? कितने प्रतिशत घरों की बात कर रहे हैं भारत में? 140 करोड़ में से कितने प्रतिशत घरों में ये हो रहा है? मैं 90% की बात कर रहा हूँ। 90%। डाटा जी, डाटा है मेरे पास, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ। किसकी रिसर्च है ये सर? ये बहुत तमाम तरह की सरकार की रिसर्च है। फिर तो आप उस रिसर्च को झुठला देंगे कि लड़कियां स्कूल में लड़कों को मात दे रही हैं, 10th में हो 12th में हो। ये सारी रिसर्च जो सामने आती है, किस किस पद पर महिलाएं आज की डेट में आगे बढ़ रही हैं, उन सब रिसर्च को आप झुठला देंगे। अपवाद अभी मेडल विनर हमारे सारे की सारी लड़कियां आई हैं। एक एक्सेप्शन को आप सामान्य स्थिति की तरह नहीं रख सकती है। आपने कहा 90% घरों में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। 90%। मैं आती हूँ, आती हूँ इस मुद्दे पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। नहीं, मैं इसका जवाब जरूर चाहूंगी। एक छोटा सा ब्रेक। 1 मिनट दे दीजिएगा।
प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारे देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में विश्वकर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा है, लेकिन प्रोत्साहन की कमियों ने इन्हें मुख्य धारा से दूर रखा। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को समाज में नई पहचान और उचित सम्मान दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पीएम विश्वकर्मा में आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आवेदन की जांच और अंतिम चयन होने पर मूर्तिकार, लोहार, कुम्हार समेत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग, टूल किट, बिना गारंटी के सस्ता लोन और अन्य लाभ मिलेंगे। हुनर से होगा देश का नव निर्माण। पीएम विश्वकर्मा। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस बहस को यहाँ पर अनिल चमड़िया जी ने एक अलग ही मोड़ देने की कोशिश की, जरा मैं उस पर धनंजय गिरी जी आपसे सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। इस देश में राष्ट्रपति इस वक्त महिला हैं, आदिवासी हैं, और उनको लेकर भी तमाम इसी गठबंधन ने अलग अलग बात करने की कोशिश की थी। लेकिन ये 90% वाली जो रिसर्च है और आंकड़ा है कि देश में 90% महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पहले इसी पर रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, महिलाओं का सम्मान जो सनातन संस्कृति, आज ही नहीं, आज बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है, उनका कहा कि रिसर्च है वही बता सकते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान जो सनातनी व्यवस्था में है, आप बताइए स्वयंवर ये कहाँ का नियम था? सनातनी समाज का था। रामायण के पूरे हम बात कर रहे हैं, रामायण हुआ किस लिए? माता सीता के सम्मान के लिए। महाभारत जैसा युद्ध भारत में हुआ किस लिए? महिला के आंचल को छूने के कारण, महिला के सम्मान के लिए हुआ। इस देश में पूरी कोई दुनिया में कोई धर्म बताइए जिसमें शास्त्रार्थ होता हो। नेति नेति सिर्फ सनातन कहता है, बाकी लोग कहते हैं ये अंतिम सत्य है। हम कहते हैं कि नहीं, शास्त्रार्थ कीजिए। भारत का सबसे प्रमुख शास्त्रार्थ कौन सा है? जो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में हुआ। उसकी जज कौन थी? उभय भारती। जहां धर्म पर डिस्कशन हो और महिला बैठकर उसका निर्णय करे, ऐसा सिर्फ सनातन में हो सकता है। दूसरा, रामायण लिखा किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। वाल्मीकि समाज क्या है? दलित है। महाभारत और बाकी ग्रंथों को लिखा किसने? वेद व्यास ने। मछुआरे के पुत्र थे। उसके बाद महारानी थी मीराबाई रानी थी, महारानी थी, छत्राणी थी। उनके गुरु कौन? रविदास। क्या करते थे? जूता सीते थे। तो यह सनातनी संस्कृति की खूबसूरती है। यह सनातनी संस्कृति है जहां दलितों के दिल में राम है, वंचितों के वचन में राम है, जहां दलित अगड़े पिछड़े सबके मन में राम है। ये सनातन समाज एक साथ है, एक साथ है, एक साथ खड़ा है सब कोई। रैदास रासु भगत की भक्ति, रासु भक्ति की भक्ति सनातन है। कबीर की क्रांति धर्मिता भी सनातन है। कबीर निकोनी करते हैं। समाज में विद्रुपता आई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। समय के साथ जो विद्रुपता आई है उसकी निकोनी करने वाले कबीर की क्रांति धर्मिता भी सनातन का हिस्सा है। कबीर की क्रांति धर्मिता हिंदुत्व है। यही सनातन की खूबसूरती है। जहां ये नहीं कहा जाता है कि ये अंतिम सत्य है, ये अंतिम व्यक्ति है, नहीं। किसी भी न्यूज़ चैनल उठा के देखिए, देश के दलित वंचितों शोषितों पीड़ितों ने अपने असीमता में राम को सुधार किया। राम को सनातनी समाज मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हुए आपने कोई एक व्यक्ति चमड़िया जी की बात से सहमत हूं। आप मानिए कि इस आधार पे कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ है, ये हकीकत है, जाति बात कहीं ना कहीं मानिए, उसको हम रिड्रेस करें। देखिए आर्टिकल 13, सर जस्ट मिनट कंप्लीट करो। यहां पे अनुच्छेद 13 जब संविधान में लागू हो गया, रामचरितमानस मेरे देश का कानून नहीं है, बाकी जितने पुराण की भी बात वो भी मेरा देश का कानून नहीं है। ये समता जो भी फंडामेंटल राइट
जो आपका पाठथान में यहाँ पे मेंशन है, जिसके साथ भी अगर उसके किसी भी तरह से किसी भी एंगल से कमा फुल स्टॉप कोई शब्द भी अगर कानून जो है सबसे बड़ा कानून भारत का संविधान पॉइंट क्या है, तो सभी को पता है सर। ये तो पूरे बाबा साहब ये तो पता ही है, संविधान से देश चल रहा है, इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ है, इसमें विवाद कौन सा है? रीमा जी, आदिल जी एक मिनट रुकिए, आदिल जी भी बहुत देर से बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं। आदिल जी कंप्लीट कीजिए। हाँ रीमा जी, बहुत महिलाओं के सम्मान की बात अभी चल रही है चैनल पर, जरा पूछिए साक्षी जो मेरी बहन बैठी हुई जंतर मंतर पे भाजपा के एमपी पर उन्होंने आरोप लगाया था, बिल्किस बानो को ये भाजपा सरकार ने छोड़ा है। जिन मामलों को लेकर अदालत अपने फैसले सुना चुका है। सुनिए रीमा जी, सुन लीजिए कानून से देश चलेगा ना सर, सुन लीजिए, कानून से चलेगा देश। आदिल जी, जिस पर अदालत के फैसले आ चुके होते हैं उन विषयों पर क्यों डिबेट कर रहे हो अभी? जी अभी विजय जी बहुत, मैं नहीं समझ पा रही हूँ ना। सुन लीजिए विजय जी अभी बहुत, नहीं दूसरी बात सुन बोलने तो दीजिए। विजय जी अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। ट्राइबल कम्युनिटी की वोमेन है राष्ट्रपति, उनको भी लोकसभा के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, यही भाजपा सरकार की देन है। इसलिए भाजपा में जो बोलती है, भाजपा को कोई अधिकार नहीं है। एमजे अकबर इन्हीं के मंत्री थे जिसपे मी टू का चार्ज लगा था, इन्हीं के मंत्री थे, इन्हीं के मंत्रियों पे स्वामी चित्तयानंद इन्हीं के थे जिन पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस लगा था। तो भाजपा का चाल चरित्र क्या है वो देश जानता है। और शेखावत मंत्री वाटर रिसोर्स है, तो गंगा और यमुना में छठ मनाया जाता है और गंगा यमुना में कितनी गंदगी है उस पर कभी मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे ख्याल से सनातन पर जो विपक्ष के सनातन पर जिस तरह से देश में संग्राम चल रहा है, मेरा विषय तो वो था, वो गंगा और यमुना सनातन। मैं गंगा और यमुना के प्रदूषण और उस सब पर क्या सरकार कर रही है उस पर चर्चा नहीं कर रही थी आज। वो छठ वही मनाते हैं, छठ वही मनाते हैं। आप भटक रहे हैं, उसमें जो गंदगी है वाटर रिसोर्स मंत्री से पूछिए। भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। मोदी जी बोलते थे मुझे माँ गंगा ने बुलाया है बनारस में, आज गंगा की हालत क्या है, यमुना का क्या हालत है, जरा उस पर भी बोल दीजिए। मंत्री आपका वाटर रिसोर्स मिनिस्टर कुछ बोल दे तो सिर्फ हिंदू मुसलमान सुबह से शाम। आदिल जी इसका जवाब मैं दे देती हूँ, एक मिनट। आदिल जी क्योंकि आपने बनारस की बात कही, तो बनारस जाने का अवसर मिलता ही रहता है, हम सबका सौभाग्य है कि बनारस हम जाते रहते हैं। हाँ। तो अगर आपने भी एक सेकंड, मुझे लगता है आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, विजय जी को भी कई बार हुआ है, और 2014 से पहले भी कई बार हम लोग वाराणसी गए, उसके बाद भी अगर आपको अभी भी वाराणसी की गंगा जी और वहां के घाट और वाराणसी की बदली हुई खूबसूरत तस्वीरें नहीं दिखती हैं, तो वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी अगर आप चाहे तो। अगर आपको नहीं दिखती है तो, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल, ये मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, क्योंकि वहां जाकर हमने देखा है बदलाव। ठीक हाँ ठीक है। मोदी जी जो गांव को गोद लिए, चलिए वहां कैमरा लेकर। मोदी जी जो गांव को हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। सनातन पर संग्राम और दूसरी तरफ आप कहां से कहां आ गए हैं, मैं नहीं समझ पा रही। धनंजय गिरी जल्दी से जवाब देंगे, चलिए। वही पूछ रहे हैं जहां दलित चिंतन के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत माँ के सच्चे सबूत, उतना इंटेलिजेंट उतना विद्वान व्यक्ति इस भारत माता ने पिछले सैकड़ों सालों में ऐसा सबूत पैदा किया है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, समाज में कुरीतियां थी, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कबीर की क्रांति धर्मिता उस पर प्रहार है। संत रैदास रघुदास दादू सारे लोगों को हमने समाज में किया, सबको स्वीकार किया और समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो बनाया उसके पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि राम राज्य की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के वंचितों के वचन में राम है, इस देश की संस्कृति राम है, इस देश के गांव में राम है, इस देश के तमाम लोगों ने, चाहे बनवासी गिरवासी प्रवासी, एक समय ऐसा भी आया जब इस देश में मुगलिया आक्रमण के बाद मंदिर जाना बंद हुआ, तब इस देश के दलितों वंचितों ने अपने नाम के आगे या पीछे राम लगाया। राम विलास पासवान, रामदास अठावले, बाबू जगजीवन राम, राम को कभी नहीं छोड़ा इस देश के दलितों ने, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नहीं छोड़ा, इस देश के सम्मान को नहीं छोड़ा, इस सनातनी मिट्टी को नहीं छोड़ा, इस सनातन से जुड़ा हुआ दलित समाज और हिंदू समाज के सनातनी है। आप एक सनातन के नाम के लेकर, हिंदू को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, मुसलमान को लेकर, ये क्या हो रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चाहिए हमें। हमें देश में विकास चाहिए,
अमन चेंज चाहिए, स्वास्थ्य कैसा होगा, अब इससे ज्यादा क्या विकास होगा कि 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। ये विषय है, 5वीं अर्थव्यवस्था को हम तीसरी अर्थव्यवस्था बना जाए, यही तो हो रहा है मेरे भाई, यही विकास हो रहा है, यही विकास हो रहा है। अभी खंडनकारी कानून में लगी हुई है, यही विकास हो रहा है, यही लगातार हो रहा है देश के विकास में। चांद से लेकर सूरज चरित्र किया है, चरित्र किया, उसके ऊपर बात होना चाहिए। आर बाग जी, देश में कोई नहीं चाहता, कोई भारतवासी नहीं चाहता कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा हो। तो ये नेता क्यों चाह रहे हैं कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा हो? हर रोज सुबह टीवी खोलो, सुबह कोई अखबार पढ़ो, एक बयान सुबह आ जाता है। क्यों आ रहे हैं ये बयान? पार्टी का यही स्टैंड है। क्यों आ रहे हैं ये बयान? हर रोज हम रामायण पर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं ऐसे? क्यों सनातन पर संग्राम कर रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं किसी को नहीं चाहिए, तो चाहिए तो किसी को भी नहीं ना, फिर क्यों बरगलाया जा रहा है देशवासियों को? राजनीति नहीं होने देना चाहिए, किसी शब्द को लेकर राजनीति का काम करता है। और क्या देश में अब 70 साल हो गया, अभी किस हालत में चला गया, जीडीपी कहां है, नेशनल पर कैपिटा इनकम क्या है, हेल्थ इश्यूज को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, एक भी एससी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है यूनिवर्सिटी में, चांसलर नहीं है, चीफ कैबिनेट कैबिनेट का सेक्रेटरी नहीं है, ये इश्यूज नहीं है। कहीं कहा कि किसी राष्ट्रपति बना दिया, वो इशू मणिपुर में क्या हुआ पूछे नहीं। फंडामेंटल राइट को लेकर, अधिकार को लेकर कोई बात नहीं, संविधान को लेकर कोई बात मुझे नहीं। लगता है कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं सबको थोड़ा सा अपडेटेड होकर के शो में आना चाहिए। पहली बात है ना, सबको अपडेटेड होकर आना चाहिए। मणिपुर पर क्या हुआ ये इनसे पूछिए। मणिपुर पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पिछले सेशन में जब जवाब दे चुके हैं, तो इनसे पूछिए। मैं नहीं समझ पा रही कि धनंजय जी उसमें क्या नया एड ऑन कर सकते हैं, क्या नया एड ऑन कर सकते हैं धनंजय जी, जब प्रधानमंत्री बोल चुके, गृह मंत्री बोल चुके हैं। ठीक है, मैं जरा विजय जी का रुख करूंगी, विजय जी का रुख, ओके, किस तरीके से बोल रही है। ठीक है, मैं विजय जी का रुख करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के फौरन बाद अनिल जी और विजय जी का रुख करूंगी। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारे देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में विश्वकर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा है, लेकिन प्रोत्साहन की कमियों ने इन्हें मुख्य धारा से दूर रखा। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को समाज में नई पहचान और उचित सम्मान दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पीएम विश्वकर्मा में आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आवेदन की जांच और अंतिम चयन होने पर मूर्तिकार, लोहार, कुम्हार समेत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग, टूल किट, बिना गारंटी के सस्ता लोन और अन्य लाभ मिलेंगे। हुनर से होगा देश का नव निर्माण। पीएम विश्वकर्मा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है विजय जी। मैं आप ही से समझना चाहूंगी, जो डिबेट को जो एक दूसरी तरफ हम लोग लेकर के गए हैं, जरा उस पर मैं आना चाहूंगी। ये जाति जिसकी बात आर बाग जी कह रहे हैं, और ये चिंगारी भड़काना, ये 24 तक चलेगा क्या आपको लगता है? वैसे ही, क्योंकि बैकफुट पर तो आ ही गया ये अलायंस बॉयकॉट करने के बाद से। 24 तक तो चलना ही है, बल्कि थोड़े और भड़क सकती है, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए आपको कुछ और करना नहीं है। और सब जो आपने एक सवाल किया था कि राजनेता ये क्यों करते हैं, हर दिन सुबह हम लोग ये बयान देखते हैं, वो इसलिए ना क्योंकि उस बयान का फायदा है। अब आज आप प्रोफेसर चंद्रशेखर से बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल नहीं कर रहे हैं ना, कि बिहार में एजुकेशन की क्या हालत है, क्या खराब हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या उदयनिधि स्टालिन से नहीं पूछ रहे कि उनकी सरकार क्या कर रही है। आप इस पर बहस कर रहे हैं, तो वो उनके लिए फायदेमंद होता है ना।
उस पर उनको चर्चा नहीं, जिस चीज की अकाउंटेबिलिटी उनकी है उस पर वो काम नहीं कर रहे। इसलिए जाति पर चर्चा करना, सब बातों पर, और फिर क्या है, आप इशू डाइवर्ट करते जाइए। अभी जैसे बात हो रही है जाति की, अभी आप कहेंगे जब महिलाओं की बात हुई तो चमड़िया साहब बहुत विद्वान लोगों में से, उन्होंने कहा कि यदि सिंबोलिज्म नहीं हो, राष्ट्रपति नहीं बने, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति हमने नहीं बनाया कोई महिला को, कहीं पर ऑफिसर नहीं बनाया, सिंबोलिज्म से भी तो आगे बढ़ता है। अब आज वो जमाना चला गया, चमड़िया साहब को पता होगा कि 25 साल पहले हम महिला सरपंच बनाते थे, लेकिन पति जो है वो सरपंच बनके काम करता था। आज पंचायतों में महिलाएं सरपंच हैं, वही काम कर रही हैं, विधानसभा में वही काम कर रही हैं, लोकसभा में भी वही काम कर रही है, राज्यसभा में वही काम कर रही है। ममता बनर्जी जैसी ताकतवर चीफ मिनिस्टर हो, मायावती जैसी चीफ मिनिस्टर हो, शीला दीक्षित जैसी रही। हमारे यहाँ तो 1957 में सुचित्रा कृपलानी थी, 1967 में इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति यहाँ पर होगा। आप अमेरिका का जिक्र कीजिए, जो दुनिया की सबसे पावरफुल, क्या वहां पर महिला राष्ट्रपति बनी है? 300 साल का लोकतंत्र है वहां। तो हिंदुस्तान, और जो अपराध भी हो रहे हैं, मान लीजिए निर्भया कांड का मैं जिक्र करता हूँ, निर्भया कांड के बाद पूरा हमने कानून बदल दिया महिलाओं को लेकर, अपराध को लेकर। और आज मैं अभी देख रहा था, दिन में ही बात कर रहा था एजुकेशन को लेकर, राइट टू इक्विटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रॉपर्टी, सब चीजों में बराबरी की हिस्सेदारी हमने महिलाओं के साथ की। लेकिन 140 करोड़ लोगों के लिए एक दिन में कोई बदलाव कर देगा या एक व्यक्ति बदलाव कर देगा, वो नहीं है। लेकिन जो बदलाव हो रहा है उसको भी आप देखते जाइए कि क्या क्या बदलाव हो रहा है। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, सब लगातार पूरा समाज भी कर रहा है, समाज भी आगे बढ़ रहा है, उसको बढ़ते हुए लेकिन हमें वो बढ़ते हुए देखना ही परेशानी पैदा करता ना, क्योंकि फिर हमारी पॉलिटिक्स नहीं चलती। अगर हम कहेंगे कि महिलाएं आगे बढ़ रही है तो पॉलिटिक्स होगी। अगर हम जातियों की बात करें, अभी मैं कहूं कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास चली गई है, और विश्वकर्मा योजना का जो 17 तारीख को शुरू होने वाली है, जो कामगारों के लिए है, वो 936 जातियों के लिए है, जिनको ओबीसी के रिजर्वेशन के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ है, वो कामगारों को उस विश्वकर्मा योजना में फायदा होने वाला है। तो आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपको सूट करता है आप उस पर बात करते हैं। मैं ये कह नहीं रहा कि आप सवाल मत करिए, क्योंकि सब कुछ तो एक दिन आपके घर में सब कुछ ठीक हो गया क्या? अब अपने घर में देख लीजिए, तो देश तो इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, उसमें लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा। लेकिन वो बदलाव जब रफ्तार पकड़ता है, जब हम उसको रजिस्टर करने लगते हैं। अगर हम उसके खिलाफ ही करें, गाली देना, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, गलत तथ्य आया। अमेरिका जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर, भारत में प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पर राष्ट्रपति बनना मेरे ख्याल में जो पावर, एज फार एज पावर इज कंसर्न, वो ज्यादा ये मायने रखता है। लेकिन यहाँ पे अगर जिस दिन दलित कोई महिला लीजिए, बहन मायावती प्रधानमंत्री बन जाती है, कोई दूसरे कोई भी महिला बन जाती है, तो वो एक अच्छी मानी जाएगी, एक उसको एम्पावरमेंट मानी जाएगी। तो सर उसके लिए वोट चाहिए होते हैं, सीटें चाहिए होती है ना, वोट और सीटें चाहिए होती हैं उसके लिए। ऐसे यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बन जाते ना, उसके लिए तो जीत कर आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें पॉइंट कहां से आ गया? ऐसे नहीं बना सकते ना किसी को भी जब तक जनता का समर्थन ना हो। चलिए चमड़िया जी, विजय जी ने जो बात कही, मैं जरा उसी पर आपके पास आना चाहूंगी। ये जो बदलाव है जिसका जिक्र विजय जी ने एग्जाम्पल देकर किया, इस बदलाव की तरफ भी तो ध्यान देने की जरूरत है ना, लोगों को इसके बारे में भी तो दिखाने की और जागरूक करने की जरूरत है, या हम सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ही बात करते रहेंगे और भ्रम की स्थिति पैदा होती रहेगी इसी तरह? राइट। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि आप रंगाई पुताई हमको दिखा रहे हैं, जर्जरता नहीं दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति हैं, मंत्रियों के नाम गिनाए, मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाए। मेरे पास 1952 यानी 1952 से लेके और आज तक महिला जितनी सदस्य है लोकसभा की, उसकी सूची है। आप मुझे ये बताइए कि 1952 से लेके और 2023 में हम लोग हैं और 2024 का चुनाव हो रहा है, इसमें महिलाओं की कुल संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है या घटी है? मुझे केवल ये जानकारी दे दे आप, तो मैं ये कहने के लिए जानकारी है अनिल जी की कितनी हो गई है। मैं कह रहा हूं अभी तो इसरो में चंद्रयान की काउंटडाउन करने वाली महिला थी हमारी, कोई क्षेत्र नहीं बचा है ऐसा, मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोई क्षेत्र नहीं बचा है। और ये पूरे समाज का योगदान है इसमें, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, अनिल जी समझ रहे हैं कि सरकार की बात कर रहा हूँ। ये हम लोग आज देख रहे हैं, आज एजुकेशन, आप अनिल जी एजुकेशन में आप रहे हैं, एजुकेशन में कोई फील्ड, कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें महिलाएं, हमारी लड़कियां नहीं है, आगे आ रही है, बहुत तेजी से आगे। तो फिर किस बात पर मैं ये कह रहा हूं कि आज भी महिलाएं कम जाती हैं, बदल नहीं जाएगी ना दुनिया।
और आप कह रहे हैं कि 2 महिलाएं जाती हैं। मैं कह रहा हूं कि आज भी देश की आबादी का बड़ा हिस्सा महिलाओं का स्कूल से वंचित है। तो क्या इसमें अलग है? क्या गलत है इसमें? आज भी महिलाओं की संख्या आज भी बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है, ये गलत है? आज भी बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है, ये गलत है? आज हर क्षेत्र में लड़कियां काम कर रही हैं। बहुत बड़ा नहीं जा रहा, छोटा सा हिस्सा जा रहा है। तो कहेंगे कि राजनीतिक 84% लड़कियां पढ़ रही हैं 10th में 12th में। आप क्या देख रहे हैं? पता नहीं अनिल चौमड़िया जी, आपकी रिसर्च पर मुझे डाउट है, कौन सी रिसर्च चाहिए? तो मुझे कोई ये कौन सी रिसर्च है सर? विपक्ष की बात ही कौन सी रिसर्च चाहिए अनिल जी? थोड़ा सा उसका खुलासा कर दीजिए। ड्रॉप आउट रेट कितनी कम हुई है लड़कियों की, ये पता है आपको? आपको तो जानकारी है ना, आप उसका जिक्र नहीं करेंगे कि ड्रॉप आउट रेट कम हुई है। ये भी पता है कि कोरोना में अगर सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुई तो लड़कियां हुई लड़कों के मुकाबले। ये पार्लियामेंट, इसकी रिपोर्ट है पार्लियामेंट की। कोरोना पे जो इफेक्ट आया उसकी रिपोर्ट है पार्लियामेंट की। मैं तो अपनी ओर से कुछ कह नहीं रहा हूं कि लड़कियों की जो तादाद है वो ज्यादा इफेक्टेड हुई है, स्कूल जाने से वंचित हुई है। पहली कोई भी अनिल चौमड़िया जी एक सेकंड अनिल जी, ये जो आप पूरा एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर बता रहे हैं, आपने अब ये भी बता दिया कि कोविड में क्योंकि बच्चियां, लड़कियां और महिलाएं ज्यादा इफेक्टेड थी इसलिए स्कूल ड्रॉप आउट हो गया। ये भी क्या सनातन की वजह से हो रहा है? कोरोना का आना, कोरोना में ड्रॉप आउट होना, लड़कियां ज्यादा इफेक्ट हुई, इसका भी क्या सनातन धर्म से ही कोई लिंक है? जी लिंक है, जरूर लिंक है। क्या लिंक ये है कि एक व्यवस्था चली आ रही है। जब अभी संघर्ष किस बात का चल रहा है? अभी विवाद क्या चल रहा है कि जो धर्म पर आधारित जो हमारा सिस्टम है, सर कोविड अगर किसी लड़की को ज्यादा हुआ, लड़कियों को ज्यादा हुआ, तो इसका सनातन धर्म से क्या लिंक है? ये कहां कोई कह रहा है? तो आप कह रही हैं। आपने तो एग्जांपल दिया ना कि उस वक्त ड्रॉप आउट इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि लड़कियों को कोविड ज्यादा हुआ। और ये रिसर्च है आपके पास। सोशल मीडिया पर हमने कोरोना माता का फोटो देखा, तो ये अंधविश्वास, मैं उनके आंसर कर देता हूं। हमने एक माता, कोरोना माता का फोटो देखा, लोग उसके में जाकर पूजा पुष्प चढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे कि हे कोरोना माता, हमें कोरोना की ये महामारी बीमारी से रक्षा करिए। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये अंधविश्वास जो है ना, धार्मिक एक्चुअली तो हमें समाज को इन सब चीजों से बचाना चाहिए। सनातन पर तुरंत कोरोना माता उद्भव हो गई, लोगों को पता भी नहीं कि कोरोना माता करके कोई आ गई, और लोग उसी के पीछे जा रहे हैं। वैक्सीन लगाना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए। एक मिनट आदिल जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आप ही के पास अब आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, आपके पास आती हूँ मैं ब्रेक के बाद। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारे देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में विश्वकर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा है, लेकिन प्रोत्साहन की कमियों ने इन्हें मुख्य धारा से दूर रखा। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को समाज में नई पहचान और उचित सम्मान दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पीएम विश्वकर्मा में आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आवेदन की जांच और अंतिम चयन होने पर मूर्तिकार, लोहार, कुम्हार समेत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग, टूल किट, बिना गारंटी के सस्ता लोन और अन्य लाभ मिलेंगे। हुनर से होगा देश का नव निर्माण। पीएम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और आदिल जी, अगर आप सुन रहे हैं, आई थिंक आदिल जी का फ्रेम चला गया है। हाँ आदिल जी, आप बहुत देर से आप हाथ खड़ा कर रहे थे कुछ बोलने के लिए, जल्दी से। मैडम, अगर महिलाओं की सम्मान की बात है तो हम तो चाहते हैं कि बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, पूरे भारत की महिलाओं। अरे सर कौन बना दे? जनता से अपील कीजिए ना, हम कैसे बना देंगे? हम कैसे बना देंगे? प्रोसीजर है कुछ लोकतंत्र में नहीं है। आईएनडीए वाले उनको उम्मीदवार घोषित कर दे, उसके बाद मणिपुर भी नहीं होगा। उम्मीद है कि साक्षी नहीं होगा, बिल्किस बानो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बात कर रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए इसमें।
उनको सपोर्ट कीजिए। और बीजेपी के मंत्री या बिहार सरकार के मंत्री, दोनों जो मंत्री हैं, शेखावत हो या चंद्रशेखर जी हो, दोनों को बोलिए कि अपने अपने मंत्रालय पे फोकस करें। एक वाटर रिसोर्स मंत्री हैं, वो वाटर रिसोर्स मंत्रालय देखे, भड़काऊ बयान नहीं दे। और चंद्रशेखर जी, बिहार की जो स्कूल की व्यवस्था है ध्वस्त है, नीतीश कुमार जी की सरकार जो भाजपा के साथ थी, आज एक्सपोज हो रहा है कि टॉयलेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आदिल जी मुझे बहुत अच्छा लगा, आदिल जी मुझे बहुत अच्छा लगा। और विजय जी को भी इस वक्त गर्व महसूस हो रहा होगा कि आपको लगता है मीडिया की इतनी पावर है कि वो शिक्षा मंत्री को याद दिला सकती है कि आपको क्या काम करना चाहिए, किस पथ पर आपको चलना चाहिए। हर नेता को मीडिया समझा सकती है, अगर मीडिया के पास इतनी पावर है। एक आम नागरिक के पास जो इतना पावर है संविधान के तहत, आर्टिकल 19 के तहत, कि अपने बात को रख सकता है, सुझाव दे सकता है। हर जगह पे टैक्स है, पीएमओ में भी टैक्स है, हर मिनिस्ट्री में एक टैक्स होता है, सिटीजनशिप टैक्स, वहां पे देखिए, आप जाके अपना सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। नीतीश कुमार जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है कि अपने कैबिनेट के एक मंत्री को समझाएं कि आप शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दो या ऐसे बयानों पर ध्यान दो, लेकिन ये भी जिम्मेदारी मीडिया की है। नीतीश जी, ये जिम्मेदारी भी मीडिया की है समझाने की। नीतीश जी लाचार है, मीडिया समाज का आईना है। चलिए फाइनल कमेंट धनंजय जी। धनंजय देखिए, ऐसा है ना कि आदिल जी ने एक बात कही कि देश संविधान से चले, कम से कम ये देश को संविधान से चलने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत मुनासिब बात है, अच्छी बात है। एक समय में कांग्रेस राज में ऐसा भी था कि सुप्रीम कोर्ट से बहन साहबानों के मामले में जब उनको कहा गया कि इनको वजीफ जो मुआवजा मिलना था उसके ऊपर संविधान के ऊपर सरिया को रख करके पार्लियामेंट से बदला गया, वो दिन भी इस देश ने देखा है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि सनातन पे जो हमले कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं, और इस देश का जनमानस, आम जनमानस जिसको माफ नहीं करने जा रहा है। इस देश की परंपरा, बहन जी की बात कर रहे थे, बहन जी पर भी जब हमला हुआ, गेस्ट हाउस कांड हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जान की बाजी आलोचना कर देगा, सनातन खतरे में आ जाएगा, कोई कुछ कह देगा तो सनातन खतरे में आ जाएगा। तो ये है क्या? आज बीजेपी के शासन में इतने 700 साल तक मुगल का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, फिर भी अब सनातन खतरे में नहीं रहा या हिंदू खतरे में नहीं रहा, आज कह रहे हैं कि सनातन खतरे में आ गया। क्या है? देखिए, मैं खतरे में क्यों आ गया, इसका मतलब आपके शासन में, आपके प्रशासन में वो दम है ही नहीं कि लोगों को सिक्योरिटी दे सके। बाग जी मुझे एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन क्योंकि आदिल जी ने मीडिया का नाम लेकर एक अच्छी बात कर दी, क्योंकि मीडिया ने सनातन धर्म पर सवाल पूछे तो उनको बैन कर दिया गया कुछ लोगों की तरफ से। तो मीडिया की इतनी शक्ति है, लेकिन मीडिया को अगर बैन कर दिया जाता है तो वो शक्ति कहां पर जा रही है और किसके हाथ में जा रही है, वो भी सोचना पड़ेगा एक बारी। आदिल जी, तो कम से कम आप लोगों को समझाना चाहिए ना इन लोगों को कि ये किस पथ पर चल रहे हैं, अगर मीडिया पर ही हमला चल रहा है तो फिर। मैम, ना मैं एनडीए में हूं, ना इंडिया में हूं, मैं हिंदुस्तान में हूं और हिंदुस्तान के संविधान की बात करता हूं। इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 क्लियर है। ठीक है, आदरणीय आदिल जी, इंडिया दैट इज भारत। छोटा सा ब्रेक, फिर फाइनल कमेंट। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारे देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में विश्वकर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा है, लेकिन प्रोत्साहन की कमियों ने इन्हें मुख्य धारा से दूर रखा। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को समाज में नई पहचान और उचित सम्मान दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पीएम विश्वकर्मा में आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आवेदन की जांच और अंतिम चयन होने पर मूर्तिकार, लोहार, कुम्हार समेत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग, टूल किट, बिना गारंटी के सस्ता लोन और अन्य लाभ मिलेंगे। हुनर से होगा देश का नव निर्माण। पीएम विश्वकर्मा। चलिए, तो जिस तरह से ये जो बहस चल रही है सनातन को लेकर, हर रोज हम सोचते हैं कि कुछ आज एक ऐसा मुद्दा आएगा जिसको लेकर हम चर्चा करें, लेकिन हर रोज फिर जैसा कि विजय जी ने कहा कि नेता जो है वो सोच समझ कर ही बयान देते हैं। और अब अगर इंडी गठबंधन ये बात कहता है कि वो इन बयानों से अलग है और ये निजी बयान है, तो इस तरह से पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता। आप सभी खास मेहमान आज हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।